In previous classes, we have studied about electrostatics or static electricity, in which it is supposed that charges were in rest. हमने स्थिर विद्युतीय की बात की, जिसमें हमने क्या माना कि जो आवेश है वो स्थिर है, उनके बारे में हमने कई सारे बातें की। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, धारा विद्युतीय की बात करेंगे, विद्युत धारा की बात करेंगे, देखेंगे कि ये होता क्या है। समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। मैंने दो कंटेनर, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ए और बी, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब से जोड़ दिए हैं, जिनको एक वॉल से कनेक्ट किया हुआ है। दोनों के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। कंटेनर छोटा बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लोअर क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं, हम ये जानते हैं कि जब भी इस वॉल्व को हम ओपन करेंगे, लिक्विड हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ये फैक्ट है, ये हम जानते हैं, इसको आप करके भी देख सकते हैं। तो अगर इस कंडीशन में ए का लेवल ज़्यादा है, बी का लेवल कम है, इस वॉल्व को हम ओपन करते हैं तो ए से लिक्विड बी में तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ऐसे ही अगर इनकी जगह दो कंडक्टर्स होते हैं, ए एंड बी, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, मान लेते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2। हम एक वायर से इनको कनेक्ट करते, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा भी है, तो क्या होता, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज तब तक फ्लो होता जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। अब यहाँ पर एक चीज़ अपने को ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि इट इज सपोज दैट V is at higher potential and V2 has lower potential. Whenever they are connected with the help of a wire, charge is supposed to be flowing from V1 to V2, A to B, isn't it? It means we are talking about the positive charge. जो फ्लो हो रहा है, कौन से चार्ज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। ऐसा ही हम इसको छोड़ दें तो क्या होगा? जैसा पानी के साथ हुआ था कि जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं होता तब तक लिक्विड फ्लो होगा, पानी है तो पानी फ्लो होगा, और जब लेवल बराबर हो जाएगा तो वो फ्लो रुक जाएगा। इसी तरह से जब तक ये कॉमन पोटेंशियल पे नहीं आ जाते तब तक ए से बी की ओर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, ऐसा हम माने। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपन करते हैं। अगर हम V1 एंड V2 ये जो पोटेंशियल है इनको मेंटेन रख पाए, V1 और V2 को मेंटेन रख पाए, से मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को एज इट इज मेंटेन कर पाए तो क्या होगा? चार्ज हमेशा ए बॉडी से बी बॉडी की ओर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता रहेगा। बैटरी या सेल यही काम करते हैं, दो टर्मिनल के बीच में क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखते हैं, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है उसमें से चार्ज फ्लो होता रहता है। तो ये जो फ्लो हो रहा है यही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो तो उसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित कुल आवेश उससे प्रवाहित धारा कहलाता है। यहां पर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की भी बात करनी होगी, अनुप्रस्थ काट की भी बात करनी होगी। तो यदि Q charge flows through the conductor in time t, then the current flowing through that conductor is said to be I equals to Q upon T। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो करंट है वो स्टडी करंट है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चार्ज ऐसा यूनिट कूलम है, टाइम की ऐसे यूनिट सेकंड है, तो कूलम पर सेकंड एम्पियर कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी। लेकिन यदि जैसा कि हमने यहाँ पर देखा
कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट है, करंट स्टडी है, तो हम ऐसा लिख पाएंगे। लेकिन यदि करंट वेरिएबल है, स्टडी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम ये माने कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो जाता हो तो इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स डी क्यू बाय डी टी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए है? इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। इंस्टेंटेनियस करंट को हिंदी में तात्क्षणिक धारा कहा जाता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी दिए गए चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले आवेश की दर उससे प्रवाहित विद्युत धारा कहलाती है। ऐसा ही मात्रक इसका एम्पियर है। तो यहां से Q इक्वल्स 1, T इक्वल्स 1 रखें तो I इक्वल्स टू 1 एम्पियर मिलेगा। तो यहां से हम कह तो सकते हैं if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then it is said that current flowing through that conductor is 1 ampere। ऐसा हम कह तो सकते हैं, but this is not the standard definition of ampere। ये एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो हमने जो 11th में पढ़ी थी, जो स्ट्रैट कंडक्टिंग वायर्स हम लें 1 मीटर अपार्ट रखें, एयर और वैक्यूम में करंट पास करें, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स अगर डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर कहलाएगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो वही है, हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज दिस चार्ज? कैसा हो सकता है ये? पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स में कंडक्टर्स की बात करें, तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड जैसे कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें से हम करंट पास करते हैं, तो करंट पास करने से उसमें आयंस डेवलप होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो लिक्विड्स के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, चार्ज होगा। इसी तरह से हम अगर गैसेस की बात करें, तो गैसेस वैसे तो इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर होती है, लेकिन अगर हम फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, फेवरेबल कंडीशन से मतलब है कि हम लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो सर्टेन कंडीशन में गैसेस के थ्रू भी कंडक्शन होने लगता है। तो वहाँ पर पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो जब हम एक कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर के लिए चूंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एजिटेशन की वजह से पहले से ही वहाँ पर उपलब्ध है, पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, तो कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होता है, इनके फ्लो की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है, लेकिन कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट इज सपोज टू बी अपोजिट टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट इसको माना जाता है। तो जब हम एक इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, पूरे कंडक्टर की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं, तो करंट डेंसिटी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ये पूरे कंडक्टर की बात नहीं करती। थोड़ा ध्यान आप इसमें दें कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट मैक्रोस्कोपिक है, पूरे कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है या पूरे कंडक्टर से रिलेटेड एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हम करंट डेंसिटी की बात करेंगे, तो करंट डेंसिटी माइक्रोस्कोपिक है, पर्टिकुलर पॉइंट की बात करती है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन
वेक्टर अलजेब्रा को वो फॉलो नहीं करती, इस वजह से वह स्केलर है। वहीं करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। करंट डेंसिटी जैसे इंडिकेट की जाती है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में J इक्वल्स टू I अपॉन S डेल्टा S, मान लेते हैं एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये जो मैं बात कर रहा हूं उसमें जो कंडक्टर है ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और करंट यूं फ्लो हो रहा है। लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन तो नहीं है कि कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो करंट है उसके परपेंडिकुलर ही फ्लो। मान लो कंडक्टर इस तरह से, इसको अपन ने इस तरह से कट कर दिया, तो ये इसका सरफेस एरिया हो गया डेल्टा S। इसके ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो डेल्टा S, वेक्टर डेल्टा S, और ये करंट की डायरेक्शन होगी थीटा। मान लेते हैं कि ये करंट आई है, तो ऐसी कंडीशन में I की डायरेक्शन में वेक्टर ds cos थीटा कंपोनेंट हमें मिलेगा। तो इस कंडीशन में करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I अपॉन ds cos थीटा से हम देंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज I इक्वल्स टू J वेक्टर डेल्टा S cos थीटा और I इक्वल्स J डॉट वेक्टर ds लिख सकते हैं ना। करंट डेंसिटी एंड जो वेक्टर डेल्टा S है इस सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे थे तो उसकी SI यूनिट एम्पियर थी, लेकिन जब हम करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ करंट टू द सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से हमें क्या पता चला कि J1 डेल्टा S1 इक्वल्स टू J2 डेल्टा S2 और J1 अपॉन J2 इक्वल्स टू डेल्टा S2 अपॉन डेल्टा S1 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, करंट डेंसिटी सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप सरफेस एरिया को डिक्रीज करोगे तो करंट डेंसिटी इंक्रीज होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर मैं कंडक्टर को आगे से ऐसा नुकीला कर दूं तो मैंने क्या कर दिया, इसका जो सरफेस एरिया ds था उसको एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैं इसको एक पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा तो पॉइंट मिनिमम सरफेस एरिया होने की वजह से यहाँ पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1D ग्राफ जनरेटर में जब हायर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स, तो ऐसे प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ये वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो, हिंदी में इसको कहते हैं अपवहन वेग। लेट अस कंसिडर अ कंडक्टर, as it is a conductor, therefore there are large number of free electrons। कंडक्टर है इस वजह से इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। कहाँ से है? जब हम एटम की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होता चला जाता है। तो आउटर मॉस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
न्यूक्लियस से कम फोर्स से बंधे हुए होते हैं। इसी वजह से थर्मल एजिटेशन की वजह से रूम टेम्परेचर ये फ्री रहते हैं, या रूम टेम्परेचर से कम पे भी अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये फ्री है। अब ये फ्री है तो क्या कर रहे हैं, रुके हुए तो है नहीं, ये कंटिन्यूस रैंडम मोशन में रहते हैं। रैंडम मोशन में रहते हैं मीन्स जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस रैंडम मोशन में रहते हैं, इसी तरह से गैस मॉलिक्यूल्स की तरह ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम से निकल चुके हैं, ये कंटिन्यूस रैंडम मोशन करते रहते हैं, आपस में भी टकराते हैं। जिस एटम से ये निकले हैं वो पॉजिटिव आयन बन गया, वो इमोबाइल पॉजिटिव आयन है, तो उस इमोबाइल पॉजिटिव आयन से भी टकराते हैं, लेकिन इनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि ये उस मेटल के उस कंडक्टर के सरफेस को भी छोड़ के निकल जाए, इजेक्ट आउट नहीं हो सकते। तो ये सिर्फ अंदर ही मूवमेंट में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, चलते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। लेकिन इस तरह का जो रैंडम मोशन है ये किसी काम का नहीं है। कोई भी मेटल आप ऐसे उठा के देख लें, इलेक्ट्रॉन्स में कंटिन्यूस रैंडम मोशन में है लेकिन करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब दे आर नॉट एबल टू मेक इलेक्ट्रिक करंट। बट whenever the potential difference is applied across the conductor, these free electrons are forced to move in a particular direction. क्या हुआ, जैसे ही किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट के ऊपर डेवलप हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये जो रैंडम मोशन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगेंगे, बाध्य हो जाएंगे, चलना पड़ेगा इन्हें। इन विच डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है उसके अपोजिट ये चलने लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक्सटर्नल फील्ड से इनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलके इनका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मीन्स जैसे जैसे इनको एनर्जी मिलेगी इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा, दिस एक्सेलरेशन विल नॉट कंटिन्यू इंक्रीज। क्या होगा, जैसे इनका एक्सेलरेशन जीरो से वेलोसिटी बढ़ी, नेक्स्ट कोलिजन हुआ किससे, ये जो इमोबाइल पॉजिटिव आयन है जहां से ये फ्री हुए थे, तो जैसे ही उससे टकराएंगे जो एनर्जी इन्होंने एक्सटर्नल सोर्स से गेन की थी उसका कुछ पार्ट वहां पर लूज करेंगे। इस तरह से ये एक एंड से दूसरे एंड तक एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। कंटिन्यूस इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगी, समझ में आया ना, क्योंकि बीच में इनको इमोबाइल पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। इमोबाइल पॉजिटिव आयन कौन है, जहां से ये फ्री हुआ है, तो उनसे टकराने की वजह से कंटिन्यूस जो एनर्जी इनको मिल रही है वो उसका कुछ पार्ट ये लूज करेंगे, हीट में इसमें दूसरी एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा, लेकिन ये कंटिन्यूस इनकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकेगी। तो क्या होगा, एक एंड से ये दूसरे एंड तक एक एवरेज वेलोसिटी से मूव कर पाएंगे। दिस एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच these free electrons are moving in a conductor after application of potential difference is called drift velocity, और हिंदी में इसको अपवहन वेग कहते हैं। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेंगे, रास्ते में आने वाले पॉजिटिव आयन से टकराएंगे, टकराने की वजह से लगातार इनकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी बल्कि ये एक एवरेज वेलोसिटी से चलेंगे। इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवहन वेग कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका डेरिवेशन भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो अंदर हर फील्ड पर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर चार्ज स्मॉल ई से हम इंडिकेट करें, इलेक्ट्रॉन के मास को हम स्मॉल एम से इंडिकेट करें, तो ऐसी कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ए इक्वल्स माइनस एफ अपॉन एम। ये जो एफ है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, विच इज इक्वल्स टू ई अपॉन एम। ये इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स होने की वजह से माइनस साइन लिया है,
ठीक है। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो A इक्वल्स E अपॉन M, ऐसा हम लिख पाएंगे। जब ये रैंडम मोशन कर रहे थे तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी टकराने के बाद और जस्ट उससे पहले, अगली टक्कर से जस्ट पहले जहां से अपना मोशन स्टार्ट करते हैं, वहां इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो थर्मल एजिटेशन की वजह से अगर इनके एवरेज अपन निकालें तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। फाइनल वेलोसिटी अभी हमने देखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक एवरेज वेलोसिटी है, तो वो जो एवरेज वेलोसिटी है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। उसके एक्सप्रेशन के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें, जो क्या कहता है v इक्वल्स टू u प्लस at। ये वैल्यू हम यहां पुट करें और v इक्वल्स u प्लस माइनस ई अपॉन m इंटू टी। अगर हम इसका एवरेज ले लें, इसका अगर हम एवरेज ले लें तो उस कंडीशन में दिस विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवहन वेग vd होगा, डेल्टा u 0 हो जाएगा। रैंडम मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, और यहां पर जो t होगा ये टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहलाता है। हिंदी में इसको कहते हैं विश्रांति काल, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाउ से इसको हम इंडिकेट करेंगे। तो ये वैल्यूज हम यहां पुट कर दें तो vd इक्वल्स 0 माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ, और vd इक्वल्स माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें और vd इक्वल्स ई अपॉन m। इंटू टाउ। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। अब हम मोबिलिटी की बात करते हैं। व्हाट इज मोबिलिटी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड established at any point of the conductor due to a potential difference across it is a constant quantity called mobility। क्या है मोबिलिटी? हम कांस्टेंट टेम्परेचर लें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है तो उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा ही होगा। तो उस कंडीशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। इसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। हिंदी में मोबिलिटी को गतिशीलता कहते हैं। यहां से हम इसकी एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? If E equals 1 then mu equals Vd. Can we write this? Definitely we can. On the basis of this expression we can define mobility as it is the drift velocity of free electrons produced due to यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कांस्टेंट टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वही मोबिलिटी कहलाती। मोबिलिटी के ऐसा यूनिट की बात करें तो मोबिलिटी के ऐसा यूनिट की बात करें तो कैसे निकालेंगे? दिस इज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। तो मोबिलिटी के ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट।